नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज सबसे पहली बात ब्लैक फंगस के उस काले साए की जिसके इंजेक्शन का अकाल पड़ गया है। मरीज तड़प रहे हैं, परिजन भटक रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी हालात अभी तक नहीं सुधर रहे हैं। खौफ का दूसरा नाम है ब्लैक फंगस, जो लोगों से साए की तरह चिपक गया है। और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जिस एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को इसका सबसे कारगर इलाज माना जा रहा था, उसकी किल्लत ने हाहाकार मचा दिया। राजधानी में ब्लैक फंगस के 290 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक 26 मरीज इस खतरनाक संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 21 नए मरीज सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच चिंता इस बात की भी है कि इस बीमारी को काबू में पाने के लिए सबसे प्रभावी इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी कहीं मिल नहीं रहा। सरकारी अस्पतालों से लेकर दवा की दुकानों तक ये इंजेक्शन नदारद है। सरकार ने इंजेक्शन की व्यवस्था की है, लेकिन मरीजों की तुलना में सप्लाई काफी कम है। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज हैं। हर दिन के हिसाब से संख्या बढ़ रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन डिमांड के मुकाबले ये सप्लाई काफी कम है। लोग दवा की दुकानों से रेड क्रॉस सोसाइटी के दफ्तर तक एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के लिए चक्कर काट रहे हैं। इंजेक्शन ना मिलने से ब्लैक फंगस के मरीजों की सेहत लगातार गिर रही है और उनके जीवन को खतरा पैदा हो गया है। कानपुर में ब्लैक फंगस का कहर नए मरीजों के लिए बना जहर। लखनऊ की तरह ही कानपुर में ब्लैक फंगस तेजी के साथ लोगों को बीमार कर रहा है। अकेले हैलेट अस्पताल में 27 मरीज भर्ती हैं, लेकिन नए मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो इंजेक्शन दिए थे वो पुराने मरीजों के लिए ही नाकाफी है। ऐसे में नए मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन कहां से मिलेगा, ये बड़ी खोज बन गया। देखिए, शुरुआत में तो हम लोग को सीएमओ के थ्रू 100 मिले थे एम्फोटेरेसिन बी। वो मरीज इतने कि सबको लग गए हैं। कल फिर लखनऊ से हम लोग के यहाँ कॉरपोरेशन से 50 इंजेक्शंस मिले हैं। आज की तारीख में तो 21 हैं। कुछ की हो चुकी है तो उनका ऑपरेशन भी है, उनको दिए जा रहे हैं। और जो जिनका बायोप्सी गई है जांच के लिए, तो हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव नहीं आएगी तब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने शासन से 500 इंजेक्शन मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ 50, जिसके बाद स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इंजेक्शन के लिए मारामारी शुरू हो चुकी है। लेकिन जहां मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो वहीं कुछ लोग आपदा में अफसर खोजने लगे हैं। कानपुर पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ब्लैक फंगस के इलाज में लगने वाले 68 एंटी फंगल इंजेक्शन बरामद किए गए, जिन्हें वो प्रयागराज से लाकर 11,000 रुपए में बेच रहे थे। थाना ग्वालटोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोनेक्स ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपये में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है, भी पकड़ी गई है। लेकिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी और अब सीएम योगी ने ब्लैक फंगस की वैकल्पिक दवाओं का इंतजाम करने को कहा है, क्योंकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन के अलावा 2 और टैबलेट को कारगर पाया। लेकिन ये कितनी कारगर है? क्या इससे एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की कमी को पूरा किया जा सकता है? यह भी अध्ययन का विषय है, क्योंकि इस दवा के रॉ मटेरियल को बनाने में 30 दिन लगते हैं। ऐसे में इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ब्लैक फंगस तो एक कहने का तरीका है तो ये म्यूकरमाइकोसिस का रोग, और इसके लिए सिर्फ 2 ही दवाइयां हैं जो बड़ी अच्छी चलती हैं। एक का नाम एम्फोटेरेसिन बी है, जो 2 फॉर्म में आती है। एक है लाइपोसोमल, जो आदमी आराम से ले सकता है, और दूसरी है प्लेन एम्फोटेरेसिन। एम्फोटेरेसिन ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लैक फंगस के लिए। और इसके साथ एक और दवाई अभी नई आई है जिसका नाम है पोसाकोनाजोल। तो एम्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनाजोल, और जहां भी फंगस हो उसको निकाला जाए, यही इलाज है ब्लैक फंगस का।
वहीं ब्लैक फंगस के मरीजों का पता लगाने के लिए कोरोना से ठीक हुए मरीजों का सीटी स्कैन कराने का फैसला लिया गया ताकि ब्लैक फंगस के सही मरीजों का आकलन किया जा सके। लेकिन मरीजों की जांच के साथ प्रशासन को इसके इलाज पर भी जोर देना होगा। जिस इंजेक्शन के लिए मरीजों के तीमारदार दर दर भटक रहे हैं उसका पूरा इंतजाम करना होगा। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ कानपुर से रतीश, एबीपी गंगा। और अब बात रामनामी के रावण कांड की, क्योंकि प्रयागराज के घाटों से आई तस्वीरें एक बार फिर से सवाल पूछ रही हैं। पहले शमशान घाटों ने कब्रिस्तान का आकार लिया और अब कब्रों के साथ शर्मनाक करतूत हो रही है। एबीपी गंगा प्रयागराज के घाटों से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचाता है और इस बार हम वो जगह दिखाने जा रहे हैं जहां रामनामी के रावण कांड को अंजाम दिया गया। कब्रों से रामनामी हटाने के पीछे कौन है? कब्रों पर पड़ी चादर किसको चुभ रही है? सवाल पूछती तस्वीर आई, रामनामी किसने हटाई? घाट के किनारे मिले शर्मनाक हरकत के सबूत। गंगा घाट के किनारे पड़ा यह अधजला सामान शर्मनाक करतूत का सबूत है। पहले प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर दफनाए गए शवों पर से रामनामी हटाई गई और अब फाफामऊ घाट पर बनी कब्रों के साथ भी यही काम किया गया। घाटों पर पुलिस की पिकेट मौजूद रहती है। एसडीआरएफ की टीम भी कब्रों को हाथ लगाने वालों पर नजर बनाए रखती है, लेकिन बावजूद इसके कब्रों पर से रामनामी और लकड़ियां हटा दी गई। एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन ने वो जगह ढूंढ निकाली जहां कब्र पर लगाया गया सामान जलाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर के बाद अब गंगा किनारे के दूसरे घाटों पर भी दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियां हटाई जाने लगी हैं। हालांकि ये काम कौन कर रहा है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में सरकारी अमला भी है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जिस तरीके की तस्वीरें श्रृंगवेरपुर से सामने आई थी, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ फाफामऊ घाट पर भी देखने को मिल जाएंगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर कब्रें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा कब्रों पर से चुनरियां हटा दी गई हैं। सवाल यह है कि कब्रों पर रामनामी किसको चुभ रही है और वो कौन है जो घाटों पर बने कब्रों के साथ शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत से लोगों पर सवाल खड़े करती हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात शमशान की उस गवाही की जो महासंकट की विदाई की कहानी कह रही है, क्योंकि कोरोना काल में जिन शमशान घाटों पर लंबी लंबी कतार लगी हुई थी, 2 गज जमीन के लिए मारामारी हो रही थी, आज वहां से सन्नाटे की सुकून देने वाली तस्वीर आई है, जिन्हें देखकर आप भी राहत महसूस करेंगे, क्योंकि 1.5 महीने बाद हालात फिर से ठीक होते दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सुकून भरे सन्नाटे को महसूस कीजिए। कभी लंबी लंबी कतार थी, शमशान पर शवों की बाढ़ थी। कोरोना काल में हमने एक से एक खतरनाक, दिल को चीर देने वाले खंजर देखे, शमशान घाट पर दिन रात जलती चिताओं के मंजर देखे, कब्रिस्तान पर 2 गज जमीन के लिए टोकन बंटते देखे, विद्वत शवदाह गृह में शवों का अंतिम संस्कार करते करते हांफते उखड़ते पंखे देखे, 8-8 घंटों की वेटिंग देखी, शवों को जलाने की लकड़ियों की किल्लत देखी। पिछले 1 महीने में वो सब देखा जो पिछली 1 सदी में नहीं देखा। लेकिन अब राजधानी लखनऊ में हालात सुधरने लगे हैं। बैकुंठ धाम पर पसरा ये सुकून देने वाला सन्नाटा इसकी गवाही दे रहा है। कोरोना के कहर से लहूलुहान लखनऊ में लंबे अरसे के बाद हालात सुधरे हैं। 1 महीने पहले तक राजधानी में हाहाकार मचा रहे कोरोना के संक्रमण की रफ्तार अब थम चुकी है। यहाँ पर हालात काबू में है। आपको बता दें कि बैकुंठ धाम के बाहर
भीड़ लगती थी, शवों की लाइन लगती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा है। जो शव आ रहे हैं कोरोना से संक्रमित लोगों के, वो नियंत्रित हैं, संख्या भी नियंत्रित हो चुकी है। और आप देख रहे हैं बैकुंठ धाम का नज़ारा। यहाँ पर एम्बुलेंस की लाइन लगती थी, जगह नहीं होती थी। सड़क पर जो मरीज हैं, उनके तीमारदार, उनके खड़े होने तक की जगह नहीं होती थी। एक वक्त वो भी था जब शवों की कतार इतनी ज्यादा थी कि विद्युत शवदाह गृह की संचालकों को टोकन बांटने पड़ रहे थे। और जब इससे भी काम नहीं बना तो लोगों ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया, जिसका खौफनाक मंजर गंगा में बहते शवों के रूप में पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन उस भयानक रात के बाद अब प्रयागराज में नई सुबह होती नजर आ रही है, जहाँ कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 95% कम हो चुके हैं। महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी काफी तेजी से घटा है, जिसका असर शमशान घाट पर साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां पहले रोजाना 100 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा था, अब यहां पिछले 3 दिनों में सिर्फ 9 शवों का ही दाह संस्कार किया गया है। मौतों की संख्या जब बढ़ने लगी थी तो अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने एक अलग जगह निर्धारित कर दी थी। ये जगह फाफा मऊ इलाके में गंगा नदी के किनारे रेलवे ब्रिज के ठीक नीचे इसी जगह ये घाट निर्धारित किया गया था, जहां पर कोरोना से होने वाली मौतों का जो शव थे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। अप्रैल महीने के अगर हम अंतिम हफ्ते की बात करें तो यहाँ एक दिन में 130 से ज्यादा शवों का दाह संस्कार किया गया था। तो जो फाफा मऊ का जो घाट पहले चिताओं से गुलजार रहता था, लोगों की भीड़ लगी रहती थी, मेले सरीखा माहौल रहता था, वहां पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतिम संस्कार कराने के लिए जहां कर्मचारी और मजदूर ढूंढे नहीं मिलते थे, वहां हालात अब पूरी तरह बदल चुके हैं। क्योंकि पहले जहां आधा दर्जन से ज्यादा ठेकेदार दाह संस्कार की रस्मों को अदा करते थे, अब सिर्फ 2 ठेकेदार ही बचे हैं। इन्हें भी पूरे दिन बैठकर शवों का इंतजार करना पड़ रहा है। अब तो स्थिति बहुत कम हो गया, पहले तो बहुत भीड़ था। जितना चीता ये लगा हुआ था इतना खत्म हो जाता था, तो फिर दोबारा लगाने में टाइम लगता था। फिर आदमी चौराहे से पकड़ के ले आके तब लगवाते थे। लखनऊ और प्रयागराज की तरह ही वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट पर भी सुकून देने वाला सन्नाटा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां रोज 20 शवों का दाह संस्कार हो रहा था, अब सिर्फ 2 शवों का दाह संस्कार हो रहा है। हरिश्चंद्र घाट की तरह मणिकर्णिका घाट पर भी हालात सुधरने लगे हैं। काबू में आ रहा है कोरोना और मौतों का आंकड़ा अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए ये यहाँ का रजिस्ट्रेशन काउंटर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो मौतों का आंकड़ा है वो 1 सप्ताह के अंदर किस तरह से कम हुआ है, जो कर्मचारी हैं उनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? मेरा नाम मोहित मल्होत्रा है। मोहित, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप तो शुरू से यहाँ पर हैं, तो 1 हफ्ते पहले 15 दिन पहले स्थिति क्या थी? 15 दिन पहले सर स्थिति बहुत गड़बड़ थी इधर। अब तो 15 दिन से स्थिति आपका नॉर्मल हो गई है। जहां शमशान घाट में हालात सुधर रहे हैं, वहीं अस्पताल भी अपने पुराने दौर में लौटने लगे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में सामान्य ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुके हैं। अस्थि और न्यूरो की ओटी खोल दी गई है, जिसका मतलब साफ और सीधा है कि पिछले 1-1.5 महीने में जो हालात बिगड़े थे वो फिर से सुधरने लगे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्योंकि एक बार फिर शराब ने मौत बांटी है, एक बार फिर सरकारी अमला कार्रवाई में जुटा है, एक बार फिर लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्योंकि जहरीली शराब बेचने वालों पर लगाम लगाने के दावे फेल। गुड इवनिंग ने लोगों की शाम कर दी आखिरी। शराब की शक्ल में फिर मौत का खेल। शराब के ठेके से निकली जहरीली शराब ने अलीगढ़ में मौत का गंदा खेल खेला है। मातमी शोर से अलीगढ़ का करसुआ गांव गूंज रहा है। यहाँ 8 घरों में लाशें रखी हैं,
इन 8 लोगों की जिंदगी के सूरज को जहरीली शराब ने अस्त कर दिया है। गांव के सरकारी ठेके में बिकने वाली शराब पीने से कई गांव में मौत का सन्नाटा पसरा है। करीब दर्जन भर लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और ये करसुआ गांव है, यहाँ ठेका है शराब का। 2-3 दिन से यहाँ ऐसी शराब बिक रही है जिससे पी के लोग बीमार रहे हैं। यहाँ कई डेथ है गई, पड़ोस के गांव में है गई, लोग अंधे है रहे, मर रहे हैं। 10 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 4-5 प्लांट के ड्राइवर खत्म है गए, 3 या गांव में मौत है गई, 10 लोग हॉस्पिटल में। लोधा थाना क्षेत्र का कसेरुआ गांव में सुबह से मौत अपना पैर पसार रही है। पहले गांव में बने एक प्लॉट में 2 लाशें मिली, इसके बाद एक कर आसपास के गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। मरने वालों में एक चीज समान थी, वो थी कसेरुआ गांव में बने शराब के ठेके में बिकने वाली शराब, जिसे आसपास के कई गांव के लोगों ने पिया था। दारू पी के खत्म है गए। कितने लोग खत्म हुए हैं? यहाँ तो क्या हुआ है? कितने? 7। कहाँ से दारू पी थी? यही ठेका पे थे। सरकारी ठेके की शराब बनी कार। शराब से मौत का सिलसिला बढ़ने लगा तो जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते गांव में अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अब तक शराब पीने वाले 14 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शराब ठेकेदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ठेके के मालिक, संचालक और पर्यवेक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है। जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई है कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम एसएसपी के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था, जिसकी दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एबीपी गंगा की टीम भी करसुआ गांव में पहुंची और शराब से मरने वालों के परिवार से बात की। अलीगढ़ में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। तो मैं एबीपी गंगा ग्राउंड 0 पर मौजूद है और जो करसुआ गांव के बाहर जो देशी शराब का जो ठेका है, यहीं से शराब खरीद कर लोग पीते थे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लिखा हुआ है, जो अनुज्ञापी है उसका नाम गंगा सहाय है। और ऐसे में जो वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यानी जो 2021 चल रही है, हो सकता है कि इसका जो ठेका है वो अवैध तरीके से चल रहा हो। जो अलग अलग थाना क्षेत्रों की टीमें लगाकर आरोपियों को पकड़ने की धरपकड़ तेज कर दी है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत हुई है। शराब ने 2 गांव में मौत का खेल खेला है। जहाँ करसुआ गांव में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पड़ोस के छेरत गांव में भी शराब पीने वाले 3 लोगों की जान चली गई। परिजनों के मुताबिक सभी ने गांव के ठेके से शराब खरीदी थी। मरने वालों में 2 करसुआ में स्थित HP गैस बॉटलिंग प्लांट के ड्राइवर भी शामिल है।